हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और वो इतनी ज्यादा इनग्रोसिंग थी कि मैंने एक के बाद 4 एपिसोड इसके ऐसे ही निपटा दिए। मुझे मन ही नहीं किया कि मैं इसको 2 मिनट के लिए बंद करूं। यूजुअली डॉक्यूमेंट्री के साथ क्या होता है कि उनको बोरिंग लगने लग जाती है, ऐसा लगता है कि यार क्यों ज्ञान पेल रहे हो। बट ये बहुत ही ह्यूमन साइड के ऊपर थी, बड़ी अनलाइक डॉक्यूमेंट्रीज थी। द रोशंस नाम की डॉक्यूमेंट्री आई है और 4 इंसानों के ऊपर ये स्थित है। कैसे रोशन साहब जो ग्रेट डायरेक्टर हुआ करते थे म्यूजिक के, उन्होंने ये तय करा कि वो बॉम्बे आएंगे। उनकी लेगेसी कैसे राजेश रोशन के अंदर गई, राकेश रोशन के अंदर गई, ऋतिक रोशन, और फिर कुछ एक हिंट और मिलती है कि आगे वाली जनरेशन क्या करेगी। तो काफी अच्छे तरीके से इसको स्टिच किया गया है। और 5 ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहले तो बिफोर आई स्टार्ट, ये जिसको टेम्पलेट रखा गया है, वो आज के जमाने में ना क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री मतलब आपको मैं सिर्फ एक के बाद एक पटकथा बताता चला जा रहा हूँ। इस तरीके का नरेटिव स्टाइल रहता है। इसका जो नरेटिव स्टाइल है ना, बड़ा अंडरडॉग टाइप का है। जिस भी इंसान के ऊपर फैमिली के अंदर फोकस है, उसकी अंडरडॉग कहानी क्या है वो आपको इंस्पायर करती है। और बहुत सी डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं, फाइंडिंग के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। ह्यूमन एलिमेंट कम रह जाता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री बोरिंग लगने लग जाती है। उसमें ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाता है। इसमें ह्यूमन एलिमेंट ये कैसे लेके आए हैं, कैसे ये लोग रिजेक्टेड थे और वहां से रिजेक्टेड इन लाइफ, रिजेक्टेड बाय टैलेंट, रिजेक्टेड बाय समथिंग दैट दे हैड टू लर्न, एंड देन बिकम अ विनर ऑल्सो, एंड विनर लाइक हाउ। तो सबसे जो क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है किसी भी नरेटिव स्टाइल का, कि कहाँ से कहानी शुरू होगी, तो सूत्रधार हो जाते हैं सबसे पहले रोशन साहब, जो यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर बने। फिर उसके बाद जो बड़े बेटे हैं वो है राकेश रोशन है, जो डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट देने के लिए अपने छोटे भाई का उससे पहले एपिसोड रखा। दूसरे नंबर का जो एपिसोड है वो राजेश रोशन के ऊपर है, कि कैसे उन्होंने म्यूजिक की जो लेगेसी है रोशन साहब की आगे लेके गए। फिर राकेश रोशन के ऊपर बात आती है कि उन्होंने अपना फेलियर्स वगैरह क्या देखे, कैसे देखे, क्यों वो नहीं एक्सेल कर पा रहे थे एज एन एक्टिंग। और फिर उसके बाद ऋतिक रोशन के डेब्यू को लेके कोई ऐसी श्योरिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा ओवरनाइट स्टार बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, आपको बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में। तो पहला एस्पेक्ट यही है कि जो रिस्पेक्ट दी गई है कि फादर साहब का जिस तरीके से नरेटिव आया है वो, उसके बाद फिर आपका जो यंगर सन है उसको पहले इम्पोर्टेंस देना, फिर राकेश और ऋतिक रोशन के ऊपर बाद में फोकस आया। तो एक रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है फैमिली की। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये फिल्म क्राफ्ट क्राफ्ट प्रोडक्शंस की ही डॉक्यूमेंट्री है। तो अगर वहां से आ रही है डॉक्यूमेंट्री तो अपनी चेस्ट थम्पिंग खुद नहीं कर सकते। तो दे सेड थैंक यू टू फादर, दे सेड थैंक यू to Chacha, so to say, and then they came to their equation as father and son. uh, I think Bond and जैसे कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट के बीच में भी एक इक्वेशन होती है, तब वो बाद में आया है उसके बाद। तो ये जो रिस्पेक्ट थी ये मुझे काफी अच्छी लगी। आजकल के जमाने में भाई भाई जैसे लड़ने लग जाते हैं, बट दिस इज हाउ यू शो रियल रिस्पेक्ट। सेकंड जो मैंने चीज यहाँ पर नोटिस करी, कि जो भी नरेटिव आया, हाउ दे एक्सेल्ड इन बॉम्बे और टुडेज मुंबई, was through a lot of legacy that was left behind. What do I mean by that? राकेश, जब रोशन साहब की डेथ हो गई तो राकेश जो रोशन थे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो इंडस्ट्री में फोन उठाना और एटलीस्ट ये बात सुन लेना कि मैं कौन हूँ, मेरे फादर ये थे, वो बड़ी वार्म तरीके की इन्वायरमेंट थी। और रोशन साहब भी जब दिल्ली से बॉम्बे मूव हुए तो ये बड़ा क्लियर निकल के आया डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तब ये नहीं था कि कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। जैसे ही पता चला अच्छा रोशन साहब आइए आइए, मैं आपको कम से कम एंटरटेन करूंगा। तो ये जो लेगेसी थी और जो वार्मथ थी इंडस्ट्री के अंदर, वो आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा मिसिंग है। एक दूसरे के लिए ज्यादा स्टैंड नहीं करते हैं। साउथ की इंडस्ट्री में हालांकि ये चलन अभी भी है। हिंदी इंडस्ट्री में तो देखो क्या घटियापन थोड़ा सा शुरू हो गया है कि मैं बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर लोग मीनी है, ये है, वो यहीं से पैसे कमाएंगे। जब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे तब उनकी जबानें भी चलनी शुरू हो जाएंगी। जब इन्फ्लुएंशियल नहीं होते तो जबान भी नहीं चलती है। और अगर इतना ही मर्द हो तो राइट टाइम पे आवाज रेज करनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर बेकार की बातें हो जाती हैं। बट द पॉइंट इज दैट द इंडस्ट्री वाज वेरी वेरी वार्म, दे वर रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। दिस रिस्पेक्ट इज टू कम बैक, दे हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, ओनली देन हिंदी इंडस्ट्री कैन एक्सेल, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। थर्ड चीज मुझे जो अच्छी लगी कि नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत अच्छा था, चाहे वो रोशन साहब का हो कि बिजनेसमैन फैमिली से, लेकिन अब मेरे को म्यूजिक के अंदर घुसना है।
तो ये सारी चीज़ें सेकंड, एक्सेल करने के बाद जब लेगेसी की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म एक्सेल कर गया है यहाँ पर। बच्चों की अपनी स्ट्रगल है कि भाई मेरे को संगीत देने के लिए अब कौन देगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और एक इंस्टेंस भी आता है कि जहाँ पर बताया जाता है कि राकेश रोशन और प्रेम चोपड़ा और साथ साथ में ऋषि कपूर, ये सारे फ्रेंड्स हैं। ये जब किसी पार्टी के अंदर जा रहे थे तो राकेश रोशन जी को बोल दिया था कि अभी आप साइड हो जाओ क्योंकि ये दोनों स्टार हैं, तो इनकी फोटो जानी चाहिए मैगजीन पे या जो भी पेपरराजी उस टाइम पे हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट जो है वो आपको नेपोटिज्म की वजह से मिला, मेरिट मिला अगर आप चल रहे थे तो। जब तक आप एक्टर थे या फिर साइड के रोल करते थे, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे तो आपकी फोटो भी नहीं खींचती थी, आपको अर्न करना पड़ा अपना नाम। तो नेपोटिज्म का सिर्फ इतना ही होता है कि आपको पहला चांस मिल जाता है क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो आपको बता देगा कौन सी किताबें पढ़नी है। ऐसे ही कोई एक्टर का बेटा एक्टर इसलिए थोड़ा सा बनने की कोशिश करता है क्योंकि वो फिल्मों के बारे में बहुत कुछ जानता है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट acting, it is about how you look, how you carry yourself, how you understand the camera, where to stand. There are a lot of technicalities behind it. तो ये जो हार्ड वर्क है, ये जनरेशन्स में कैरी फॉरवर्ड हो पाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको प्रोफेशन लिव करना पड़ता है। आपको पहले दिन से एज अ बच्चा बड़ा इंग्रेन्ड होना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन ये है, तो आई हैव टू बी गुड इन दैट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चाहे वो राजेश रोशन हो, राकेश रोशन हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, उनकी अपनी जो जद्दोजहद थी वो करते रहे। जैसे राकेश रोशन स्पेसिफिकली, चाहे मेरे को साइड रोल करने हो, विलन हो, मैं करता रहूंगा और 10 साल तक वो फंट शंट रोल जो आया वो करते रहे, फैमिली चलाने के लिए जैसा भी करते रहे। लेकिन इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बोला कि नहीं, अब मेरे को लगता है कि ये मैं ट्राई करूंगा तो मैं और एक्सप्रेसिव हो पाऊंगा। तो उन्होंने उस चीज़ को ट्राई करा और वो सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गए। और कोई मिल गया जैसी पिक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम ही होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जब मैंने ये रोशन देखी, और इससे पहले मैंने एक यश चोपड़ा जी के ऊपर जो थी वो भी देखी। आदित्य चोपड़ा का एक बिग रिवील हुआ कि आदित्य चोपड़ा मतलब कोई इंसान भी है कि नहीं है कि सिर्फ नाम ही है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था आज तक। और एक राजा मौली साहब की भी देखी थी। ये तीनों बहुत इंप्रेसिव तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, काफ़ी इंगेजिंग है। जो चीज़ मैंने नोटिस करी कि जहाँ पर आप रोशन और यश चोपड़ा का जो देखोगे वो स्ट्रगल और क्या उन्होंने एज एन इंडिविजुअल किया वो दिखाते हैं। और राजा मौली की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर बहुत जल्दी पर्सनल से वो क्राफ्ट के ऊपर आ जाता है कि इनकी क्राफ्ट्समैनशिप कितनी बढ़िया है। तो आप अगर एज अ फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो आप क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर फोकस चला जाता है। अब राजा मौली कैसे सोचते हैं, कैसे ये सीन किया होगा, वो सीन किया होगा, वहां चला जाता है। लेकिन रोशन और यश चोपड़ा वाली जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि ये लोग कैसे सोचते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंस्पायरिंग हो जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ह्यूमन कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आई टेल यू हाउ टू होल्ड अ कैमरा एंड हाउ टू कंसीव अ शॉट। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट what was the jazba behind me to get that shot right, or what was that spirit because of which I become a great director, how I became a visionary, how I did not uh, crumble when there were hard times। तो जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे रोशन और यश वाले में दिखा, यश चोपड़ा वाले एपिसोड्स के अंदर दिखा। राजा मौली साहब के अंदर भी था, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था उनका फैमिली का इक्वेशन, कैसे एक्सटेंडेड फैमिली थी। लेकिन हाफ ऑफ द स्टोरी वॉज क्राफ्ट्समैनशिप जो दोनों साइड पे उस साइड पे नहीं थी। तो मुझे लगा ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, एज ह्यूमन टू ह्यूमन आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। फिफ्थ नंबर पे जो पिक्चराइजेशन यहाँ पर रखा गया वो काफ़ी सॉलिड रखा गया। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में पुरानी फोटोज लेके आ जाते हैं, कुछ पुराने शॉट्स ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जिस टाइम और एरा की हम बात कर रहे हैं, जब रोशन साहब यहाँ आए थे तो क्या ही शॉट होंगे। किसने सोचा होगा कि ये फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट्री भी बन जाएगी, फिर सेलिब्रेशन होगी इनकी सक्सेस की। तो ऐसा एक एक्टर लिया गया जो बिल्कुल वैसा दिखता है, उसकी कलर ग्रेडिंग इस तरीके की गई कि ताकि आप उस टाइम में ट्रांसपोज हो जाओ, उस जमाने के बॉम्बे में या दिल्ली में या फिर जहाँ से वो पंजाब से आए थे वो वाले टाइम में ट्रांसपोज हो जाओ। वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया। और एक एक जने ने जिसने आके इंटरव्यू दिया, बड़े बड़े लोगों ने, संजय लीला बंसाली ने दिया, अभिषेक बच्चन ने दिया, चाहे आज की जनरेशन में विकी कौशल ने दिया, जितने भी अनु मलिक, सोनू निगम, बहुत सारे लोगों ने जिन जिन्होंने भी इंटरव्यू दिए, आशा भोसले जी ने दिया, उनके पास कुछ ना कुछ एक ह्यूमन स्टोरी ही थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ ये देख के, वाई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री इज कि टेक्निकल नहीं है, ये ह्यूमन है।
तो ह्यूमन एस्पेक्ट जो होता है वो हमेशा कनेक्ट करता है, और जो ठहराव होना चाहिए ह्यूमन एस्पेक्ट को समझने के लिए, इंस्पायर होने के लिए कि नेवर गिव अप, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि कुछ ऐसे पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हो सकते थे, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता था, बट डॉक्यूमेंट्री का मतलब मेरे ख्याल से, इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब तो यही था कि आपको इंस्पायर कर दें। छोटे छोटे इन्होंने एपिसोड रखे, हर बंदे के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर नज़रिया डाला है। रोशन साहब के ऊपर, फिर राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, और जो पार्टिंग शॉट आता है लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर, उसमें दिखाते हैं कि ऋतिक रोशन के तो जो सन्स हैं वो गिटार सा कुछ बजा रहे हैं। अब वो म्यूजिशियंस बन जाएंगे या फिर वो एक्टर बन जाएंगे या फिर क्या होगा उनकी लाइफ में, वो तो भगवान मालिक है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिस्ट की जो जिंदगी है ये कैरी फॉरवर्ड होती चली जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी। अब मैंने एक और वेब सीरीज भी देखी है। अब रोशन से तो मैं काफी प्रभावित हुआ, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, नॉट वेरी गुड। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, 4 क्या 5 आउट ऑफ 5 ही मिलने चाहिए। 1 मैंने इसलिए काटा कि अगर आपको किसी को इस चीज में इंटरेस्ट आता है, काफी लोगों को आता है कि भाई पर्सनल लाइफ पे भी गौर कराओ, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या थी, ऋतिक वर्सेस कंगना वाली कहानी भी थोड़ी सी बता देते। बट आई थिंक ये वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं थे इसके अंदर इंस्पिरेशन जर्नी ज्यादा थी। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई वह पूरी होलसम नहीं थी उस सेंस के अंदर, तो 4 स्टार आउट ऑफ 5। फिर मैंने एक सीरीज देखी जो कि हॉटस्टार के ऊपर आई है। इसके 7-8 एपिसोड हैं, 8 एपिसोड हैं, लेकिन मैंने अभी 2-3 ही देखे, और 2-3 के अंदर मुझे स्वाद आया। क्या होता है कि जब आप पावर ऑफ 5 जैसा कोई सुपर हीरो वाला शो बनाते हो, तो पहले तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके बाद यूजली मैंने देखा है कि कास्टिंग बहुत बेकार होती है। क्योंकि आप बोल लेना चाहते हो यूथ, वो अनट्रेंड होते हैं और वो एक्टिंग उस लेवल की नहीं लेके आ पाते हैं जो आपको एक चाहिए होती है। आपको क्रूडनेस चाहिए होते हैं, वो हाफ ट्रेंड लग सकते हैं, उनकी नुआंसेस बचकाना हो सकती है, बट वो ऐसे नहीं लग सकते कि वो कैमरा पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा, जितने भी एक्टर्स यहाँ पर लिए, अच्छे एक्टर्स लिए हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन अच्छे हैं। और कहानी अभी 2-3 एपिसोड में देखो, आगे अगर बिखर जाए तो मुझे नहीं पता, अभी अच्छी लग रही है। कहानी है पंच तत्वों की, जो जैसे वाटर, एयर, ये सारी चीजें, फायर, इससे पूरा संसार बना हुआ है। तो ये बताया गया है कि ऐसे कुछ ह्यूमंस हैं जिनके ऊपर पास ये पावर्स है। अब ये डिस्कवर कैसे होते हैं, ये 5 बच्चे कौन है जिनके पास ये पावर है, हम ये राइटफुल यूज करेंगे कि रॉन्गफुल यूज करेंगे, वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन ये डिस्कवरी ऑफ जो पावर है, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्रधार जो है, एक लड़की, वो अपनी मॉम से कुछ डिस्कशन कर रही होती है, बोलते बेटा पंचवटी मत जाना जो भी है। और ये फिर भी पंचवटी चले जाती है, क्योंकि इसको कुछ लगता है कि इसकी मॉम छुपा रही है। वहां जाती है तो देखती है कि जिस कॉलेज में ये पढ़ती है और वहाँ के बच्चों का कुछ कंपटीशन होता है, कि वहाँ की प्रिंसिपल भी इसकी मॉम की जैसी शक्ल की ही है, और वहाँ पर कुछ बच्चों के पास शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की चीज है। अभी डिस्कवरी कैसे होती है और ये सारी चीजें, कौन कौन लोग हैं जिनके पास है, ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, या फिर ये एक समाज का सुधार कर देंगे, क्या कर देंगे, वो आगे देखने वाली बातों की मैंने भी नहीं देखा। बट इट इज it first 2-3 एपिसोड हैव स्टार्टेड ऑन द राइट नोट एटलीस्ट। उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे, इसलिए मैं इसको स्कोर नहीं कर रहा हूँ। आप देखना, जिसने देख लिया तो उसके बारे में कमेंट कर देना। जो रॉनेस होनी चाहिए यंगस्टर्स वाली, ये यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। अच्छा लग रहा है ये कंटेंट तो डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, व्हाट यू आर लाइकिंग, व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग, व्हाट एल्स टू कवर, ये सब सारी चीज़ें आप जरा कमेंट को वेल यूटिलाइज करते हुए जरूर बताना। बाय।